एरोगेंट है, किसी को respect नहीं। सब कुछ के लिए अभिषेक को दोषी करना ठीक नहीं है, क्योंकि जो लोग ये सब बोल रहे हैं ये लोग अभिषेक का जय कहते थे पहले। आज जो पार्टी का हालत है इसका जिम्मेदार 100% अभिषेक बनर्जी है। आप सिर्फ क्यों अभिषेक को पकड़ते हैं? एक छोटे से छोटे नेता भी बोलता था स्क्वायर फीट के हिसाब से प्रमोटर को पैसा दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बंगाल में हार के बाद टीएमसी के भीतर नाराजगी अब खुले विद्रोह में बदलती नजर आ रही है। विद्रोह ममता बनर्जी के भतीजे के खिलाफ, बगावत अभिषेक बनर्जी के रवैये के खिलाफ। टीएमसी के बागी नेताओं का आरोप है कि अभिषेक बनर्जी के तानाशाही रवैये ने पार्टी को अर्श से फर्श तक पहुंचा दिया। आरोप है कि अभिषेक बनर्जी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं तक का सम्मान नहीं करते, मनमाने तरीके से फैसले लेते हैं, वरिष्ठ नेताओं से बदतमीजी करते हैं। यह आरोप सिर्फ बागी सांसद विधायक ही नहीं, अब तो ममता के सबसे करीबी नेता भी लगाने लगे हैं। ममता के करीबी सांसद कल्याण बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी को अहंकारी बताकर उनके कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। ममता के भतीजे से नाराजगी इस कदर बढ़ी कि उन्होंने यहां तक कह दिया कि ममता को भतीजे या मुझे दोनों में से एक को चुनना होगा। इस बीच टीएमसी के 19 बागी सांसदों का लेटर भी सामने आ गया है, जो लोकसभा स्पीकर को भेजा गया था और अलग गुट बनाने की मांग की गई थी। इस लेटर में ममता की करीबी सायोनी घोष के भी साइन है, यानी साफ है कि ममता के करीबियों ने भी उनका साथ छोड़ दिया है। सवाल है कि अब ममता बनर्जी क्या करेंगी? टूटती पार्टी को कैसे बचाएंगी? अभिषेक को पार्टी से निकालेंगी या टीएमसी इतिहास बनकर रह जाएगी? आज इसी मुद्दे पर होगी बात, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। बंगाल की सत्ता हाथ से निकलते ही ममता की पार्टी में बगावत का बवंडर इस कदर उठा कि जो साए की तरह साथ थे वो एक एक कर दूर होते गए। बागी तेवर दिखाकर दीदी का हाथ छोड़ते गए। जो ममता को दिल्ली के सिंहासन पर बैठाने की बात करते थे वो भी बागी हो गए। पहले टीएमसी के विधायकों ने साथ छोड़ा, फिर सांसदों ने मुंह मोड़ा। वजह ममता का भतीजा मोह। तृणमूल कांग्रेस में बवाल ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी से ही शुरू हुआ और उनके ही इर्द गिर्द लगातार घूम रहा है। अब तो ममता के सबसे खासम खास नेता कल्याण बनर्जी ने भी अभिषेक बनर्जी के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। कल्याण बनर्जी का आरोप है कि अभिषेक बनर्जी का व्यवहार अहंकारी हो गया है। अभिषेक वरिष्ठ नेताओं का सम्मान नहीं करते, पार्टी के नेताओं से बदतमीजी करते हैं। अभिषेक बनर्जी की कार्यशैली ने तृणमूल कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया। अभिषेक के रवैये से संगठन के भीतर असंतोष बढ़ा। इन आरोपों के साथ ही कल्याण बनर्जी ने ममता के सामने शर्त रख दी कि पार्टी में या तो अभिषेक बनर्जी रहेंगे या फिर मैं। इस टाइम में हम दीदी का पास खड़ा है, आप लोग देख रहे हैं, हर जगह हम जा रहे हैं, रिस्क लेके जा रहे हैं, तब भी उसको डिसरेस्पेक्ट करने का आदत नहीं बदला। वो सबको समझता है वो तो कैमक स्ट्रीट का एम्प्लॉई है, लेकिन इन्होंने इतना एरोगेंट किसी को रेस्पेक्ट नहीं करेंगे। अभिषेक बनर्जी को लेकर कल्याण बनर्जी ने जो भड़ास निकाली है वो तृणमूल कांग्रेस के ज्यादातर नेताओं के मन की बात है। टीएमसी में अभिषेक बनर्जी के नाम पर शुरू हुआ विरोध काफी आगे बढ़ चुका है। ममता के सामने सवाल उठने लगे हैं कि या तो वो अभिषेक बनर्जी को बचाएं या पार्टी को बचा लें। और ममता की इसी कश्मकश के बीच टीएमसी के बागी सांसदों का लेटर भी सामने आ गया, जो लोकसभा स्पीकर को भेजा गया था। इस चिट्ठी में साइन करने वाले कई चेहरे चौंकाने वाले हैं। लेटर में बागियों की अगुवाई करने वाली बारासात सीट से सांसद काकोली घोष के साइन हैं। कूच बिहार सांसद जगदीश बसुनिया,
जहांगीरपुर सांसद खलीलुर रहमान, बहरामपुर सांसद यूसुफ पठान, मुर्शिदाबाद के सांसद अबू ताहिर खान, बैरकपुर सांसद पार्थ भौमिक, मथुरापुर से सांसद बापी हलदार, जादवपुर से सांसद सायोनी घोष, जिन्हें ममता ने टीएमसी की यूथ विंग का अध्यक्ष बनाया था, उन्होंने भी ममता के खिलाफ बागी तेवर दिखा दी। इसके अलावा कोलकाता दक्षिण से सांसद माला रॉय, आरामबाग की सांसद मिताली बाग, घाटल लोकसभा सीट से सांसद दीपक अधिकारी, झाड़ग्राम सांसद कालीपत सोरेन, मेदिनीपुर सांसद जून मालिया, बांकुड़ा से सांसद अरूप चक्रवर्ती, वर्धमान पूर्व लोकसभा सीट से सांसद डॉक्टर शर्मिला सरकार, हावड़ा सांसद प्रसून बंदोपाध्याय, धौलपुर से सांसद असित कुमार माल, बीरभूम से सांसद शताब्दी रॉय और हुगली सांसद रचना बनर्जी के भी साइन लोकसभा स्पीकर को भेजे गए लेटर में है। लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर ममता के बागी सांसदों ने टीएमसी से अलग गुट बनाने का दावा किया है। लिखा है जो हमारा तृणमूल का जो 19 सांसद है उसमें तृणमूल का अलग गुट बनाने के लिए हम दावा किया है। जो हम असली तृणमूल है, हमारा पास 19 सांसद है, हम अलग बैठने के लिए जगह चाहिए, हमको अलग जो दावा है वो दावा को मान्यता देने के लिए हम चिट्ठी लिखा है। आज जो पार्टी का हालत है इसका जिम्मेदार 100% अभिषेक बनर्जी है और ये अभिषेक बनर्जी को आज को जो जगह पे लाया गया है इसको जिम्मेदार ममता बनर्जी है। बागियों के रुख से साफ है कि टीएमसी से ममता की कमान छूट चुकी है। टीएमसी के पास कुल 28 लोकसभा सांसद हैं, जिनमें से 20 बागी हो चुके हैं। अब लोकसभा में ममता के पास सिर्फ 8 सांसद बचे हैं। राज्यसभा की बात करें तो 13 में से 4 सांसद इस्तीफा दे चुके हैं, यानी कि सिर्फ 9 राज्यसभा सांसद बचे हैं। विधानसभा की बात करें तो टीएमसी ने इस बार चुनाव में 80 सीटें जीती थीं, जिनमें से 58 विधायक अलग गुट बना चुके हैं। ममता के पास सिर्फ 22 विधायक बचे हैं, यानी अब ममता से टीएमसी चीफ का तमगा भी छिन सकता है। इनका तजुर्बा बहुत है, सीनियर लीडर है, टॉलेस्ट लीडर बन के वो कांग्रेस से निकल के आई थी। अभी क्या करेगी उनका मर्जी है, वो तो मेरा लीडर रही। आप सिर्फ क्यों अभिषेक को पकड़ते हैं? छोटे से छोटे नेता भी बोलता था स्क्वायर फीट के हिसाब से प्रमोटर को पैसा दो, जो बालू और उसका बिजनेस होता उससे पैसा लेता था, तब वो कहाँ थी? हर बागी नेता टीएमसी की बर्बादी के लिए अभिषेक बनर्जी को ही जिम्मेदार बता रहा है, और बागी नहीं, जो इस वक्त ममता के साथ भी हैं, वो भी ममता के भतीजे को नेता मानने को तैयार नहीं है। पूरे पार्टी में तृणमूल कांग्रेस में आपने अभिषेक बनर्जी का जिक्र किया, चाहे और लोगों का जिक्र किया, इनमें से कोई मेरा नेता नहीं है। ये सब हमारे कलीग्स रहे हैं, बहुत सारे मुझसे जूनियर हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी नए नए आए हैं। तो इनमें से कोई मेरा नेता नहीं है। मेरा नेता सिर्फ एक है, नेता या नेत्री, और वो है ममता बनर्जी और सिर्फ ममता बनर्जी। फिलहाल ममता अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही हैं, बगावत के भंवर में फंस चुकी हैं। 15 साल तक बंगाल की सत्ता पर राज करने वाली पार्टी टूट की कगार पर खड़ी है। सवाल है कि ममता पार्टी बचाएंगी या परिवार, भतीजा चुनेंगी या नेता, और सवाल ये भी है कि भतीजे का तानाशाही रवैया क्या डुबो देगा ममता की नैया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो चलिए इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल है। सबसे पहले परिचय करवा दूं, हमारे साथ मोहम्मद एहतशामुल हक जो कि टीएमसी के नेता हैं, वो जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत सर आपका। हमारे साथ मौमिता चक्रवर्ती हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मौमिता जी बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ नवीन दुबे जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। नवीन जी बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले हक साहब आपसे ही पहली प्रतिक्रिया चाहेंगे। पार्टी के अंदर जो इस समय चल रहा है, ये तो अब साफ दिख रहा है कि मैक्सिमम नेताओं की नाराजगी अभिषेक बनर्जी को लेकर के है, उनके रवैये को लेकर के है। पार्टी इस समय क्या सोच रही है? देखिए अभिषेक जी, जो परिस्थिति 4 तारीख के बाद में हुई है, मैं बता नहीं सकता हूं। पार्टी में इतना उथाल मचा हुआ है, समझ लिए ग्रुप बंदी हो गया है। आपने देखा होगा कि 10 तारीख के बाद में समझ लिए 2 ग्रुप में हमारी तृणमूल कांग्रेस बढ़ गई है। जो सबसे पहले यहाँ अपोजिशन लीडर को लेकर कर जो मतलब मतभेद हमारे 80 नए विधायकों में हुई है, उसी पर समझ लिए कि सर्वसम्मति के साथ में शोभन चट्टोपाध्याय का नाम ममता बनर्जी ने बगैर
किसी के सर्वसम्मति से उनको चयन कर दिया था, इसलिए लोगों में नाराजगी हुई और वहीं से समझ लिए लोगों में गुस्सा हुआ और वहां के बाद में समझ लिए कि लोगों में दो ग्रुप हुई और हमारे जो अपोजिशन के नए लीडर बने हैं और संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी, हाँ बनर्जी जी बने हैं, तो उन्हीं का समर्थन में 64 विधायक, आप 58 दिखा रहे अपने टीवी पे, 58 विधायक है। और जो साथ साथ विधायक के साथ साथ अभी एमपीज भी हम लोगों का साथ छोड़ दिए हैं। ये बहुत अफसोस की बात है। आपने देखा होगा, एक तरफ समझ लिए इंडिया ब्लॉक की मीटिंग हो रही थी दिल्ली में 3 दिन पहले, 2 दिन पहले, और उसी तरफ दूसरी तरफ समझ लिए हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एनडीए के साथ में मतलब उनसे बैठक कर रही थी अपने अपने फायदे के लिए कि क्या होगा। तो देखिए आने वाली जो परिस्थिति है, तृणमूल कांग्रेस की नामो निशान हमको दूर दूर तक नहीं दिख रही है। ये स्पष्ट रूप से अभिषेक जी बोल रहा हूं मैं, और उसका सबसे बड़ा श्रेय जो है अभिषेक बनर्जी के साथ साथ, देखिए कहीं ना कहीं हमें लगता है ममता बनर्जी की भी गलती है। अगर ममता बनर्जी को तो सारे चीज मालूम है, उसके बावजूद भी उसको मतलब प्रोत्साहित करना या उसके पीछे खड़ा रहना, तो क्या आप लोगों को भी एज अ पार्टी नेता लगता है कि ये भतीजा मोह है जिसकी वजह से पार्टी की ये स्थिति हो रही है? बिल्कुल सही बात है, भतीजा मोह वाली पार्टी। कल देखे होंगे इतने बड़े सीनियर नेता कल्याण बनर्जी ने क्या कहा कि आप 2 में 1 चुनना होगा दीदी। हमने 41 साल मेरे कैरियर में जिन्होंने एडवोकेट लाइफ में, उनको जब रात भर रिसर्च करने के बाद में, स्टडी करने के बाद में मालूम हुआ कि वकील उनके जूनियर को चुन लिए, तो उनको कितना बड़ा आघात लगा। तो सोचिए, तो वो उन्होंने कहा, जो आपने देखा होगा किसी जमाने में मुगल आजम फिल्म देखा होगा, मुगल आजम फिल्म में जब ये जो पृथ्वीराज चौहान रहते हैं, उन्होंने कहता है कि तुमको कौन सा चीज, सुहाग चाहिए या औलाद चाहिए। उसी के तर्ज पर कल्याण बनर्जी ने एक नई शर्त रख दी है कि आप अपना परिवार, भतीजा को चाहिए या हमें चाहिए, तो 2 में 1 काम छोड़ना होगा, चाहे भतीजा को छोड़ना होगा और छोड़ने के साथ साथ उसको तमाम पद से भी निलंबित करना होगा, तभी मैं आपके साथ में रहूंगा, वरना हम भी आपको छोड़ देंगे। तो ये परिस्थिति हो गया है। और टॉलीवुड के इतने एमपी हमारे साथ में थे, टॉलीवुड के बहुत सारे एमएलए हमारे साथ में थे, लेकिन समझ लिए कि ये परिस्थिति हुआ है कि दीदी के सभी लोग जो है अभिषेक जी साथ छोड़ दे रहे हैं। आने वाले जो परिस्थिति है, तृणमूल का नाम लेने वाला लोग पश्चिम बंगाल में शायद मतलब ये फ्रेम में जाकर के ये हो जाएगा, स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, जब आप पार्टी के नेता होकर के जब आप ये बात कह रहे हैं तो मतलब दीदी को भी अब सोचना पड़ेगा। बिल्कुल। मौमिता जी, क्या वाकई में ये स्थिति हो गई, एक विधानसभा चुनाव हार और पूरी की पूरी पार्टी खत्म होने की कगार पे पहुंच गई, और अब अगर इस तरीके से पार्टी के नेता भी कह रहे हैं कि आने वाले समय में कोई टीएमसी का नाम लेने वाला भी होगा या नहीं होगा पता नहीं, मतलब सिर्फ एक हार और सब कुछ खत्म। ये बात जब मैं ऑडिबल? जी जी। So, यही बात जब मैं पहले चुनाव के पहले डिबेट में बोला करती थी, तब यही हक सब मेरे ऊपर चिल्लाते थे कि मौमिता जी आप बीजेपी की दलाल हो, आप ऐसे भाजपा के लिए बात करते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर आज बहुत अच्छा लग रहा है कि हक साहब अपनी मन बदल कर लिया। चलिए, ये तो आपकी पर्सनल इशू है, पर मैं ऑन अ सीरियस नोट एक बात कहूंगी, ये जो स्प्लिट अब देख रहे हैं, हमने जो देख रहे हैं सब लोग, ये एक दिन का तो रिजल्ट है, ये स्प्लिट एक दिन का नहीं है। दैट इज अ लॉन्ग टाइम इरोशन एग्जाम्पल। ये मैं हमेशा कहती हूँ, आज भी यही कहूँगी। और मैं आपको बताना चाहूंगी, ये जो अभिषेक बनर्जी हैं, ये पहले पॉलिटिक्स के बारे में कुछ पता है क्या? इनको क्या पता है, आप जरूर बताइए। जैसे ममता बनर्जी को हमने देखा है, देखिए राजनीतिक विरोध तो रहेगा, विरोध रहेगा तभी सरकार रहेगी, ये बात कोई नहीं इनकार कर सकते। तो ममता बनर्जी जैसे कितने साल उन्होंने अकेले, एक औरत होने के नाते लेफ्ट सरकार के विरोध जाकर उन्होंने लड़ाई की थी, उनका सर फोड़ दिया गया था, उनके ऊपर इतने सारे अत्याचार की गई थी लेफ्ट सरकार के द्वारा, कभी भी वो डर के मारे पीछे नहीं चली गई थी। वो आगे जाकर तृणमूल को
मतलब जिता के वो मतलब लोग तृणमूल को जिता के सरकार वहां पे बनाई थी वो। और उसी के बाद अचानक से स्पेसशिप पे चढ़ के एक आविर्भाव हो गया उनका, अभिषेक बनर्जी को, जिनको पॉलिटिक्स के बारे में से कुछ पता ही नहीं है, तो वो एक काउंसलर बनने का भी लायक नहीं है मेरे हिसाब से। और उनका जो एरोगेंस, आपको शायद पता होगा कि कैसे धृतराष्ट्र ने आंख बंद करके दुर्योधन के लिए कितना पॉजिटिव थे। तो ममता बनर्जी का भी एक वो है ना कि एक मतलब इनविजिबली उनका भी आंख बंद हो चुका है। उनको लगा था कि अरे मेरे भतीजा सब कुछ कर सकता है, पर उनके भतीजा ने जब आया तो उन्होंने एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया कि जिनको बोलते हैं कि हम नोबो जोआ, दैट मींस इट इज अ बंगाली वर्ड। तो इसका मतलब होता है कि जो नए जनरेशन है, जो युवा पीढ़ी है, उनको लेकर हम कुछ करेंगे। तो सॉरी, तो जब भी उन्होंने जैसे शायद निगोस को प्रेसिडेंट बना दिया था, प्रेसिडेंट एंड ऑल, तो एक यूथ विंग के लिए अभिषेक बनर्जी का जितना पुश था, तो साइड बाय साइड वो क्या किया, जो पार्टी के सीनियर लोग था उनको साइडलाइन पे दे दिया। जैसे मुकुल राय पार्टी छोड़ के चले गए, फिर शुभेंदु अधिकारी चले गए, फिर सजल घोष, कुदेव पांडा, तापस राय, सो ऑल दो सीनियर लीडर्स लेफ्ट द पार्टी, क्योंकि अभिषेक बनर्जी का एक वो था। और उन्होंने क्या किया, सोनाली गुह को भी टिकट नहीं दिया, सोनाली गुह को भी टिकट नहीं मिली, तो उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी। बाद में फिर शी वाज लाइक कंफ्यूज, दैट इज डिफरेंट थिंग। पर अभिषेक बनर्जी का जो अहंग है, मतलब जो अहंकार उन्होंने ठीक दिखाया है ममिता जी, इसको थोड़ा सा ये भी समझे कि क्या टीएमसी का स्ट्रक्चर इतना कमजोर था, नींव इतनी कमजोर थी, जो 15 साल से सत्ता में रही पार्टी और अचानक एक हार 5 साल के लिए बाद के लिए फिर से लड़ते, तैयारी करते, लेकिन वो सब नहीं हुआ, पार्टी पूरी की पूरी खत्म हो गई। क्या स्ट्रक्चर इतना कमजोर था, इस पे आगे और बातचीत करेंगे। एक बड़ी खबर आ रही है, वो अपने दर्शकों को बता दें। टीएमसी के बागी सांसदों की बैठक होगी दिल्ली में रविवार को। जो बागी सांसद हैं उनकी बैठक होनी है, लोकसभा स्पीकर से मुलाकात करेंगे। अलग गुट बनाने की जो बात है वो एक बार फिर से ये मांग होगी। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी आ रही है कि तृणमूल कांग्रेस के जो बागी सांसद हैं वो एक अलग गुट बनाने की मांग करेंगे और इसको लेकर के रविवार को बैठक होगी। चलिए अब चर्चा की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ कुशल पांडे जी भी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के। कुशल जी, बहुत स्वागत आपका भी न्यूज इंडिया पर। मैं आपके पास आऊं उससे पहले नवीन जी आपके पास आते हैं और एक कमेंट आपसे इस चीज को लेकर के कि क्या नींव इतनी कमजोर थी टीएमसी की कि एक हार सब खत्म? अभिषेक जी देखिए, अगर वास्तव में इतनी नींव कमजोर थी और इस तरीके से जो चुनी हुई सांसद हैं वो आरोप लगा रही हैं कि भाई अभिषेक बनर्जी का जितना भी माइनिंग में सब में या प्रमोटर्स और बिल्डर्स से पर स्क्वायर फीट में पैसा आता था, तो क्या पूरे बंगाल के अंदर एक ही आदमी सारा पैसा इकट्ठा करता था? इन सांसदों को कोई भनक नहीं थी, इन विधायकों को कुछ भी पता नहीं हुआ था, इनके क्षेत्र से ही तो हो रहा होगा। बिल्कुल, तब ये क्यों चुप रहे? अगर इतने ईमानदार थे ये लोग और इतना ही इनका ईमान कट्टर था, इनको आवाज बुलंद करनी चाहिए थी। अंदर पार्टी के अंदर फोरम में करते, बाहर नहीं कर पाए। तो पता तो चलता, ऐसा तो है नहीं कि हमारे यहाँ मीडिया में या बाकी जगह सूत्रों से खबरें लीक नहीं होती है। कहीं कोई कानो कान किसी को खबर नहीं थी, चलिए मान लिया। और निश्चित तौर पर देखिए, परिवारवाद और इस तरीके की जो चीजें होती है उनको एक न एक दिन विद्रोह का सामना करना पड़ता है, इतिहास में भी ऐसा रहा है। हम एक और बात पर जाते हैं। उद्धव ठाकरे ने कौन सा गुनाह कर दिया था भाई? क्या ममता बनर्जी के पैटर्न पर उद्धव ठाकरे थे महाराष्ट्र में? उनके सांसद क्यों टूट के चले गए? उनके विधायकों की क्यों परेड कराई गई भाई? वहां से सूरत और सूरत से गुवाहाटी। ये तो आप समझिए कि अगर इतने करप्ट लोग थे, पार्टी जब कोई करप्ट होती है तो कोई व्यक्ति करप्ट नहीं होता है, पूरा सिस्टम करप्ट होता है। और सिस्टम जो करप्ट था तो उसमें ये विधायक गण भी थे और सांसद गण भी थे, ये सब भी उसी का हिस्सा थे। और इससे पहले हम लोगों ने देखा है कि चाहे वो शुभेंदु अधिकारी रहे हों, बड़े भ्रष्टाचारी के रूप में उनका नाम डरता सरदा घोटालों में आता रहा। उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए तो नीट एंड क्लीन हो गए। सवाल ये नहीं है पार्टी कौन सी बदल के कौन कहां जा रही है, अलग विषय है। जिस जनता ने आपको चुना, जिस जनता ने आपके ऊपर विश्वास जताया और जिस झंडे के नीचे, जिस चुनाव चिन्ह के नीचे आप चुनाव जीते,
आपने उस सब को क्या जनता की ओपिनियन लिया जिसने आपको चुनकर वहां उस लेवल पर भेजा था? ओपिनियन तो लिया नहीं ना आपने अपना हित देखा और एक गुट बनाया, चले गए। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ मान्यता बहुत आसानी से मिल जाएगी और अलग गुट बन जाएगा, चुनाव चिन्ह भी इन सबको मिल जाएगा क्योंकि अब संख्या अच्छी खासी है, उनका 19-20 की संख्या ऑलरेडी है और ये बात हम लोग पहले बोल चुके हैं कई बार। अब प्रश्न एक और है कि इस देश के अंदर हम लोग जो कहते हैं कि राजनीतिक दल अपना विश्वास खो रहे हैं, लोग नैतिकता खत्म हो रही है। अब हमने एक चीज और देखी, हमने मध्य प्रदेश में देखा कौन सा संकट था इस तरीके का। यहाँ तो चलो ममता बनर्जी के भतीजे थे, मध्य प्रदेश में कौन था कांग्रेस का? जो ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित तमाम विधायक टूटे, इस्तीफे हुए। लेकिन नवीन जी, इसमें एक चीज आपने उदाहरण चाहे महाराष्ट्र का उद्धव ठाकरे का दिया हो या कांग्रेस का मध्य प्रदेश का दिया हो, लेकिन मैं आपको उदाहरण बिहार में आरजेडी का देना चाहूंगा, मैं आपको उदाहरण समाजवादी पार्टी का यूपी में देना चाहूंगा कि ये पार्टियां भी लगातार चुनाव हार रही हैं। समाजवादी पार्टी 17 में भी हारी, 22 में भी हारी, आरजेडी 20 में भी हारी, 25 में तो बहुत बुरी तरीके से हारी। लेकिन वहां तो ये इस तरीके की चीजें नहीं दिखती हैं हमें। पार्टी आज भी एकजुट है। बिल्कुल आपकी बात सही है अभिषेक जी। देखिए ऐसा होता है, पार्टी बिल्कुल एकजुट है और वहां पर पहले भी आप एक चीज देखिए, जनता दल यूनाइटेड बिहार के अंदर सत्ता में रही, साथ में रही, मध्य प्रदेश में भी एक बार वो एक बार ये सत्ता में रहे। बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी का कोई बेस कभी नहीं रहा, कभी नहीं रहा। अब इस सब के बीच में एक चीज और भी आती है जो हमेशा इतिहास में दर्ज है, और ये जब भी चुनाव होंगे इस देश के अंदर या जब भी चुनाव का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें एक चीज ये भी आएगी कि ऐसा कौन सा अपराध उन 27 लाख लोगों ने किया था जिनको वोट के अधिकार से वंचित कर दिया गया। ये भी एक चीज रहेगी। देखिए ऐसा है, सरकारें बनती हैं, टूटती हैं, बिगड़ती हैं, चलता रहता है। परिवर्तन सत्ता का होता है, आजादी के बाद से हुआ है, तमाम राज्यों में हुए चुनाव, हमेशा परिवर्तन हुआ, ये परिवर्तन होना भी चाहिए। लेकिन प्रश्न ये है कि ये जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है, क्या ये लोकतंत्र की मर्यादाओं के अनुकूल है? ये तो इसमें तो सुप्रीम कोर्ट भी बोल चुका है कि एसआईआर सही है। इसमें तो सुप्रीम कोर्ट भी एसआईआर सही है, एसआईआर मान लिया, हाँ एसआईआर मान लिया सही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये तो बता देता कि भैया ये 27 लाख लोग जो अपने कागज लिए घूम रहे हैं, ये कैसे सही है हो गया कि उनको कह दिया जाए कि अगली बार आप वोट डाल लेना, इस बार वोट मत डालिए। ठीक है, ये तो प्रक्रिया, मतलब भारत के लोकतंत्र का और भारत के चुनाव के जो मताधिकार का, जिसको हम लोग कहते हैं कि फंडामेंटल राइट है, उसका ही उल्लंघन कर दिया आपने। मतलब ये कैसी व्यवस्था है? ठीक है कुशल पांडे जी, आप लोगों ने वोट का अधिकार ही छीन करके चुनाव जीत लिया और इसकी वजह से आज देखिए पूरी की पूरी टीएमसी खत्म। कुशल पांडे जी। हेलो जी अभिषेक जी। जी आप लोगों ने मतलब 27 लाख लोगों को वोट का अधिकार उनसे छीन लिया और चुनाव जीत करके आप लोगों ने पार्टी ही खत्म कर दी। देखिए पार्टी तो खत्म होना ही था, पार्टी को मैंने थोड़ी खत्म किया है, पार्टी को बंगाल की जनता ने खत्म किया है। बंगाल की जनता ने जो माइंडेड हमें दिया है, जो समर्थन, जो जनादेश हमें दिया है, हम उनके लिए काम करेंगे। तृणमूल कांग्रेस की तरफ 15 सालों तक जनता का वोट लेकर के और जनता का ही विकास न करके अपना विकास करने के लिए बंगाल की जनता ने हमें वोट नहीं दिया है। और ये पार्टी खत्म हुई उनकी तानाशाही की वजह से। ममता बनर्जी का तानाशाही था कि जो करेंगे अभिषेक बनर्जी करेंगे। अभिषेक बनर्जी का कहना था कि सांसद उनके बाहर बैठे रहते थे, अभिषेक बनर्जी घर के अंदर बैठे रहते थे, उनके विधायक मंत्री अभिषेक बनर्जी से मिल नहीं पाते थे। इस तरह का अत्याचार था खुद के सांसदों के ऊपर में, खुद के विधायकों के ऊपर में, खुद के मंत्रियों के ऊपर में। ये तानाशाही की वजह से पार्टी खत्म हुई। और ये जो बार बार ये सवाल उठ रहा 27 लाख, क्या वो 27 लाख वोटर तृणमूल कांग्रेस के थे क्या? क्या वो 27 लाख वोटर बीजेपी के थे क्या? उन 27 लाख वोटर को चुनाव आयोग ने वो उनका वोट काटा है, हमने नहीं किया। मेरे कार्यकर्ता, मेरे पदाधिकारी चुनाव आयोग के अधिकारी नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव आयोग के अधिकारी नहीं थे। ये जो विपक्ष 27 लाख का रटे जा रहा, हो सकता है 27 लाख 25 लाख वोटर भारतीय जनता पार्टी के होते।
हो सकता है कि 27 लाख में से 22 लाख 25 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलता और भी 10 से 15 सीट हमारा निकलता, ये भी तो हो सकता था, क्योंकि जनता ने तो दिखा दिया 6 करोड़ के ऊपर आ रहा हूं ममिता जी, आ रहा हूं। उनसे ज्यादा वोट हमें मिला, तब तो हम सत्ता में आए। उनके ही अनाचार, दुराचार और अत्याचार के खिलाफ बंगाल की जनता ने हमें सत्ता में लाया है। और जिस लिए हमें सत्ता में लाया है, जो रहा है कि सोनार बंगला बनाना, युवाओं को रोजगार देना, महिलाओं को सुरक्षा देना है, उसके ऊपर निरंतर हमारे मुख्यमंत्री काम करते जा रहे हैं। और आप देखिएगा 6 महीना के अंदर में आपको एक अलग बंगाल, एक विकसित बंगाल दिखेगा। मैं भी 6 महीना के बाद आपके चैनल पे रहूंगा और जो तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता है, जो राजनीतिक विशेषज्ञ है, वो भी आपके साथ चैनल पे रहेंगे। 6 महीने अब बाद कुशल जी, आप तो ये कह रहे हैं 6 महीने बाद आप ऐसा करेंगे, लेकिन एहतशामुल जी तो ये कह रहे हैं कि आगे टीएमसी का कोई नाम लेने वाला भी नहीं बचेगा। तो 6 महीने बाद क्या होगा, ये तो मतलब टीएमसी का, टीएमसी नेता को भी नहीं पता है। आप कह रहे हैं 6 महीने बाद वही बैठेंगे। हमारा नहीं है, ये तृणमूल कांग्रेस खत्म हुई है अपने वजह से, उसका पतन हुआ है ठीक है, वजह से नहीं। 6 महीने की भविष्यवाणी आप कर रहे हैं ना इस वजह से, क्योंकि अभी तो हक साहब यही नहीं कह रहे हैं कि अब पता नहीं टीएमसी का नाम लेने वाला कोई होगा या नहीं होगा। चलिए ठीक है, आते हैं आपके पास फिर से। ममिता जी कुछ बोलना चाह रही थी, बोलिए ममिता जी। अब मैं याद दिलाना चाहूंगी बस छोटी सी एक बात, जैसे कि जहाँ पे डिलीशन सबसे ज्यादा हुआ था, वही 6 सीट में टीएमसी का मतलब टीएमसी गॉट देयर एमएलए, आई मीन वहाँ पे जीत हो गई थी। ये बात भूलना नहीं चाहिए। जो लोग बोल रहे हैं ना कि नहीं ये तो भारतीय जनता पार्टी की पपेट की तरह काम किया, उनके दलाल की तरह काम किया, मैं उनको ही याद दिलाना चाहती थी कि मेरे भाई साहब जो वहाँ पे सबसे ज्यादा नाम डिलीशन हुआ था, वहाँ पे ही टीएमसी का सीट मिली थी। तो ये बात याद रखना चाहिए। और मैं ये स्प्लिट के बारे में जो कहूंगी कि देखिए, तृणमूल कांग्रेस वाज, आई मीन टीएमसी वाज बोर्न आउट ऑफ कांग्रेस ओन, तो कांग्रेस का कुछ फीचर्स उसमें रहेगा, दैट इज क्वाइट नेचुरल एंड नॉर्मल। क्योंकि कांग्रेस का जो मेजर स्प्लिट हुआ था 2 बार, पहला हुआ था 1969 पे, जहाँ पे कुछ सिंडिकेट लीडर्स के साथ कुछ अनबन हुआ था, जैसे वहाँ पे के कामराज, फिर निजलिंगप्पा, फिर मोरारजी देसाई, लोगों के साथ उनको सिंडिकेट लीडर बुलाया जाता था। तो वहाँ पे जो मेन रीजन था स्प्लिटिंग का, दैट वाज फाइट ओवर कंट्रोल इनसाइड द पार्टी। तो वो लेकर हुआ था पहले कांग्रेस ओ, जो ओल्ड लीडरशिप के लेके आया, और कांग्रेस आर, जो कि इंदिरा गांधी का उनका खुद का फैक्शन था। तो दूसरा क्या आपका 1978 पे, ये हिस्ट्री सबको पता है, मैं हिस्ट्री में जाना नहीं चाहती, पर मेरा बोलने का यही इरादा है कि अगर कोई राजनीतिक दल ऐसा स्प्लिट हो जाता है, इसका मतलब कोई पार्टी आके उसको छीन के नहीं जाता है। क्योंकि कांग्रेस से भी बहुत सारे लोग निकल के चले गए थे, भाजपा से भी एक बार 18 से भी ज्यादा लोग निकल के चले गए थे। दिस इज अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस इन पॉलिटिक्स। तो कोई भी दल ऐसे टूट जाते हैं तो कोई दूसरे दल को नहीं, आप तुड़वा रहे हो, आप इसको छीन रहे हो लोगों को, ऐसा बोलना इज वेरी इमैच्योर एक्टिविटी, दैट्स व्हाट आई फील लाइक। एंड आल्सो मैं याद दिलाना चाहूंगी, एहतशामुल जी यही चीज देखिए, जो बात है, जो आरोप बीजेपी पे अभी तक, जैसे ही हार मिली बंगाल में, उसके बाद जो आरोप बीजेपी पे लगते रहे, आप लोग लगाते रहे बीजेपी पे आरोप कि बीजेपी तोड़ रही है, ममता बनर्जी भी ये आरोप लगाती रही। जब अभिषेक बनर्जी पे हमला हुआ था, उसके बाद जो ममता बनर्जी सड़क पे उतरी, उन्होंने भी यही कहा कि बीजेपी हमारी पार्टी को खत्म करना चाहती है। क्या आज के डेट में, जब रिजल्ट आने के लगभग 1 महीने से थोड़ा वक्त ज्यादा हो चुका है, उसके बाद आप लोगों को लगता है कि इसके पीछे बीजेपी है जो आज पार्टी की स्थिति बनी है? बिल्कुल नहीं, बीजेपी इसके पीछे क्या रहेगी? जनता ने हमें अपोजिशन में बैठाया है, जनता, बीजेपी का इसमें कोई रोल नहीं है। जनता वोट देती है, वोट के आधार पर विधायक चुनाव होता है, चुनाव जब बहुमत होती है तब सरकार बनती है। तो जनता ने जनादेश इस बार, देखिए हमारी 3 बार लगातार हमने सत्ता में रहे, तो हमारी बहुत सारी, आप जो अभी सामने में देख रहे हैं बड़े बड़े नेता जिस हिसाब से अभी नाराज है, अभी हमारे बहुत अच्छे नवीन जी बोल रहे थे कि देखिए, काकुली जी बोले कि आप सारे लोग चुप थे। देखिए डर की राजनीति थी, ये बात मैं अपने नवीन दुबे जी को बोलना चाहता हूँ। हमेशा हम डिफेंड करते हैं, लेकिन इसको भी सच्चाई, कड़वा सच आपको एक्सेप्ट करना होगा कि लोग डर के वजह कर करके अगर वो मुंह खोलते हैं तो उनको कुछ और चीज का सामना करना पड़ेगा। इस वजह कर समझ लिए, खासकर अभिषेक बनर्जी से इतने डरते थे लोग, वो मतलब पूरा समझ लिए उनके हाथों में था बागडोर तृणमूल कांग्रेस का। जैसा कि अभी कहे कि उनसे अभी कुशाल जो बोल रहा है बिल्कुल सही है कि हमारे नेता, हमारे मंत्री 6-6 महीना का 1-1 साल तक उनसे मिल नहीं सकते हैं। ये परिस्थिति थी। देखिए ये व्यापार नहीं है, ये कारोबार नहीं है। पॉलिटिक्स के लिए जनता जो है, जनता के पास नेताओं को जाना होगा, लेकिन जनता ने
हमें इस बार नकार दिया 2026 में, और जनता के साथ साथ जो 80 जनप्रतिनिधि लोग चुने गए थे उसमें से भी 60 से ऊपर लोग हमारी नेत्री ममता बनर्जी को मतलब बैकफुट पर लाके खड़ा कर दिया है और अलग पार्टी बना रही है, और वो असल दावेदार हो रहे हैं कि असल तृणमूल हम है। तो ये कहीं न कहीं मेरे रणनीति में, मेरे काज की शैलीता में कुछ न कुछ बहुत बड़ी समझ ली समस्या थी, जो आज लोग हमको छोड़, पहले तो जनता छोड़ के चले गए और आज हमारे नेता खुद एमएलए के साथ साथ एमपी, यहाँ तक के जितने भी लोग थे सभी छोड़ के जा रहे हैं, और हमारी पार्टी में दुर्नीति बहुत थी, इसमें कोई शक नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, इस वजह कर जनता ने समझ लिए डर के आगे भरोसा को मतलब भरोसा जताया, आप भरोसा को समझ लिए एक बार मौका दिया है। तो ये जनता जनार्दन जो है, जनता जनादेश दिया है भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन हमारे जितने भी लोग एहतशामुल जी, क्या वाकई में, क्योंकि आप लोग तो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जुड़े रहे हैं पार्टी से लंबे वक्त से, अभिषेक बैनर्जी क्या वाकई में ऐसे हैं जिस तरीके के आरोप उन पे लग रहे हैं कि वो अपने सीनियर्स की नहीं सुनते, सीनियर की इज्जत नहीं करते? चलिए ठीक है, जो बात कही गई कि पैसे आते थे वगैरह वगैरह, वो सारी तो जांच की विषय है, वो जांच अगर भविष्य में सरकार करवाती है तो ठीक है, बट क्या बिहेवियर अभिषेक बैनर्जी का इतना खराब था? देखिए, हम लोग 12x7 मतलब 24x7 हम लोग पॉलिटिक्स करते हैं, राजनीति करते हैं। देखिए, अच्छी तरीका से हमारे बीजेपी के प्रवक्ता कुशाल पांडे हमको जानते हैं, लेकिन हम लोग भी कभी भी दीदार उनका नहीं होता था, दूर से हाय हेलो हो गया, इस तरह से इतना एक्टिव पॉलिटिक्स करते थे हम लोग, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग मिल नहीं पाते थे। हम लोग तो दूर की बात है, एक अदना सा काज करता है, जो मिनिस्टर जो पश्चिम बंगाल में मिनिस्टर थे उनसे मिलने की सोचते थे, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था तो भी नहीं मिल पाते थे, वो इतने एरोगेंट थे और इतने अहंकारी थे। और आज सबसे बड़ा, आज पार्टी को डुबोने में अभिषेक बनर्जी के साथ साथ आईपैक एक ऐसा समझ लिए, वही पूरा एनालिसिस करेगा कि आप एमपी बनेंगे, आप एमएलए बनेंगे, आप काउंसलर बनेंगे, कौन कितना देगा, लेन देन की बात भी सब उन लोग के बीच में रहती थी, काम करने वाले को कोई जगह नहीं था। अब बगैर जो पैराशूट से आते थे हमारी पार्टी में, उनको समझ लिए जगह मिलती थी। तो इस वजह कर समझ लिए लोग आज मौका मिला है, आज छोड़ के जा रहे हैं। इसलिए जो परिस्थिति है आने वाले दिन में बहुत ही मतलब ठीक है, तो कम से कम आज चलिए आपने बीजेपी को क्लीन चिट दे दिया। ममिता जी कुछ बोलना चाह रही है, बोलिए, उसके बाद फिर दुबे जी के पास जाता हूं। मैं तो ये कहूंगी कि अब जो कांग्रेस वाले हैं या कोई टीएमसी वाला है, इसको पूछिए कि इनकी आइडियोलॉजी क्या थी, What was the ideology? No one could answer anything. कोई कुछ नहीं बोल पाएंगे। पर भारतीय जनता पार्टी, जहां तक मुझे पता है कि उनका खुद का एक आइडियोलॉजी है। देखिए, मेरा मतलब बोलने का ये नहीं है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग कर रही हूँ, समथिंग लाइक दैट, इज नॉट लाइक दैट। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो पार्टी लीडर सेंट्रिक होते हैं, उनकी खुद की कोई आइडियोलॉजी नहीं होता है, तो वो ऐसे स्प्लिट हो जाते हैं। क्योंकि कांग्रेस के साथ भी ऐसा हुआ था, क्योंकि वो लीडर सेंट्रिक थे। सो अगर आप देखेंगे तो जैसे कि राजस्थान में पायलट, फिर आपका एमपी में सिंधिया, तो बाद में वो भाजपा आ गए, वो अलग बात है। तो टीएमसी का भी कुछ ऐसा ही था, क्योंकि वहाँ पे पहले मुकुल राय को मालदा में रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था, वहाँ पे काम संगठन संभालने के। शुभेंदु अधिकारी को भी, जब वो टीएमसी में थे, उनको भी ऐसा मुर्शिदाबाद या मालदा ऐसा कुछ उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब संगठन की जो ऑर्गेनाइजेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको सौंप दिया गया था, तो उन्होंने किया था। पर क्या है ना कि जब आइडियोलॉजी नहीं होता है तो तब तो पार्टी टूट ही जाएगी, इसलिए तो कोई शक नहीं है। और मैं कुछ चीज याद दिलाना चाहूंगी, जो बोल रहे हैं, जो अभी ऐसा क्लेम कर रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं, अब आइडियोलॉजी को लेकर के शिवसेना की अपनी एक आइडियोलॉजी थी, लेकिन पार्टी पूरी तरीके से खत्म हो गई। एनसीपी की अपनी एक आइडियोलॉजी थी पूरी। मैं एवरेज आपको ये बोल रही हूँ, और मैं ये बताती हूँ कि जो लोगों के पास कोई काम नहीं है, नहीं भाजपा की पार्टी तोड़ रही है, मैं बताना चाहूंगी, मैं आपको बस कुछ नाम कहूंगी, जैसे कि ये शत्रुघ्न सिन्हा, वो पहले बीजेपी में थे बहुत पहले, हाँ, तो फिर वो 19 में कांग्रेस में आ गए। तो क्या फिर कांग्रेस उसको तोड़ के, पार्टी तोड़ के लेकर आए थे? नहीं ना, वो तो खुद आए थे। टिकट नहीं मिला, उधर चले गए, टिकट कटा, उधर ये सब तो होता रहता है। का नाम मैं बताती हूँ, तो पहले भाजपा में थे, फिर 19 साल में वो कांग्रेस में आ गए, फिर टीएमसी में चले गए। तो इसमें अब किसको ब्लेम करेंगे? फिर नाना पटोले पहले बीजेपी भाजपा के सांसद थे, फिर 2000 नवीन दुबे जी कांग्रेस में आ गए,
फिर जी, मैं जी, अजीत राम जी। के नाम बता सकती हूँ। ठीक है जगदीश ममिता जी, शर्मा, आता हूं फिर कितने से। सारे लोग नवीन हैं। जी, तो अब ऐसे देखिए, blame करना ये जी। सही बात नहीं है। एहतशामुल हक साहब को सुनने के बाद अब आप बताइए, देखिए आपने बहुत अच्छे तरीके से चीजों को कहा कि उस समय क्यों नहीं ये आवाजें बुलंद की गई। बहुत सारे रीजन होते हैं जो हक साहब ने गिनवाए कि ये रीजंस होते हैं, और इसको अगर इतने स्ट्रांगली नेशनल टेलीविजन पर बैठ करके वो स्वीकार कर रहे हैं तो इसके लिए मैं उन्हें दाद देता हूं कि वाकई में बैठ करके अगर वो स्वीकार कर रहे हैं। हाँ, ये चीज जैसा ममिता जी ने कहा कि इलेक्शन से पहले भी मैं कहती थी कि टूट होगी, पार्टी खत्म होगी, ये चीज अगर पार्टी ने शायद इलेक्शन से पहले सोच लिया होता और हक साहब ने अगर ये बातें पहले अगर बोली होती तो शायद पार्टी के लिए ज्यादा बेहतर होता। पार्टी को ये चीज सोचना पड़ेगा। अभिषेक जी, विषय और है। देखिए, मैं इस पे जा ही नहीं रहा हूं निश्चित तौर पर। उनको वहां, जैसा कि ऐसे शाम भाई ने कहा कि भाई वहां उनका दमन था, हिम्मत नहीं होती थी, बोलने की आजादी नहीं थी, मुलाकातें नहीं होती थी, कुछ होता ही नहीं था, और सब बड़ा अपने आप को शोषित महसूस कर रहे थे, तो उन्होंने ठीक है पार्टी के साथ छोड़ दिया, कोई बड़ी चीज नहीं। प्रश्न एक और है, जिन राज्यों में पार्टियां टूटी और जिनमें विधायक और सांसद पार्टी से अलग हुए, वो सारे के सारे इमीडिएटली उनकी आइडियोलॉजी भाजपा से मैच कर जाती है, वो सारे भाजपा में जाते हैं। आप बताइए तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम भाई, सच्चाई है ना ये तो। हर राज्य से जो भी टूटा वो भाजपा के साथ गया। बंगाल में तो आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार आ गई, क्या जरूरत है आपको भैया इन 60 विधायकों को साथ में लेने की? लेंगे, और इसमें कई मंत्री भी बनाए जाएंगे, आज मैं आपके मंच पर बताई दे रहा हूं। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी का एक चरित्र रहा है। मैं बहुत बेबाकी से और बड़ी स्पष्टता से बोलने की कोशिश करता हूं। आप हमारे साथ हैं तो भी हम नहीं बख्शेंगे, आप हमसे अलग है, विरोध में है तो भी नहीं बख्शेंगे। इसका सीधा ताजा एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। आप असम गण परिषद को ले लीजिए, प्रफुल्ल कुमार महंता भाजपा के साथ सरकार चलाई, उनका जो रूरल क्षेत्र में प्रभाव था असम के अंदर खत्म हो गया, और एक जीरो लेवल की पार्टी बनकर एजीपी वहां आज रह गई असम के अंदर। शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी में बड़े भाई और छोटे भाई का रिश्ता हुआ करता था शिवसेना और भाजपा का, जब तक बाला साहब, उसके बाद भी रहा। ऐसा अचानक से परिवर्तन आया, हृदय परिवर्तन हुआ विधायकों और सांसदों का, कि उनको उड़न खटोलों से भागना पड़ा और गुवाहाटी और यहाँ वहां प्रवास हुआ, और उसके बाद वो पार्टी का विघटन हुआ और वो सारे के सारे भाजपा में चले गए। इसी तरीके से आप देखें, अकाली दल को आप ले लीजिए, मध्य प्रदेश का हमने एग्जाम्पल दिया ही था। तो ये तमाम राज्यों में हम लोगों ने देखा कि लोगों को तोड़ा और उसके बाद अपने यहाँ शामिल कर लिया। अब प्रश्न एक बार आ रहा है, इन्होंने मैडम ने जो बात कही आइडियोलॉजी, अब अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा, भारतीय जनता पार्टी के एग्जिस्टिंग सांसद 240 जो हैं, उनमें लगभग 100 से अधिक तो ऐसे हैं जो कांग्रेस के बैकग्राउंड से और विपक्ष की पार्टियों के बैकग्राउंड से आए हुए हैं। तो आइडियोलॉजी कहां से बन गई? भाजपा की अगर अपनी आइडियोलॉजी होती या उसकी अपनी कोई नवीन जी, इसमें थोड़ा सा देखिए, बात टीएमसी की अगर हो रही है, बात टीएमसी की अगर हो रही है और बात टूटने की है और सियासत की है, तो राजनीति में कहते हैं ना कि सब कुछ जायज, जैसे प्रेम में सब कुछ जायज है, वैसे ही राजनीति में भी सब कुछ जायज है। ममता बनर्जी ने साम दाम दंड भेद सबका प्रयोग किया, सबका प्रयोग किया है, चारों का, और वो प्रयोग किस पे रहा है? मैक्सिमम कांग्रेस पे रहा है और लेफ्ट पे रहा है, मैक्सिमम। बिल्कुल अभिषेक, अब वो कहते हैं ना, हिस्ट्री रिपीट्स, इतिहास खुद को रिपीट करता है। आज सेम चीज उनके साथ हो रहा है, और अगर पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि बीजेपी का इसमें रोल नहीं है, अब अगर चलिए ठीक है, आपके हिसाब से अगर मान भी लेते हैं कि बीजेपी का रोल होगा, लेकिन कोई अगर टूटने के लिए बैठा है तो क्यों नहीं कोई तोड़ेगा? यस, अब आप सही सवाल, आपने मुझे बहुत अच्छा सवाल दिया है। देखिए, ऐसा है, कोई नहीं बैठा होता है टूटने के लिए। प्रश्न ये जो मैंने पहले भी कहा कि जब करप्शन होता है तो एक तरफा नहीं होता, एक व्यक्ति के द्वारा नहीं होता है, पार्टी लेवल पर, सरकार लेवल पर सभी लोग करते हैं और होता है, और वो हुआ। अब सबको पता है कि बचाव देखना है भैया, बचना है। अजीत पवार जैसे कैरेक्टर बंगाल में एक नहीं अनेक हैं, बहुत सारे हैं, और ये जितने सांसद, मैं तो बड़ा ताज्जुब कर रहा हूं, जो सयोनी सांसद हैं, उनका तो भगवान शिव के ऊपर क्या क्या नहीं चढ़ाया उन्होंने। ये आइडियोलॉजी भाजपा के साथ अगर मैच कर रही है
मैं बड़ा सरप्राइज हूं कि कैसी हिंदुत्व वाली पार्टी है और कैसे इन सबको एक्सेप्ट करने जा रही है। यह भाजपा कह दे कि भैया हम इन सबसे कोई समर्थन नहीं लेंगे, अपना दल बनाए रहे, विपक्ष में बैठे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सपोर्ट लेंगे, मैं आपको गारंटी के साथ दे रहा नवीन हूं। दुबे जी, अब देखिए और यही अभी- चीज है, अभी- अभी- बचने की बात है। आप ये मुझे बताइए, सीवन में अगर लाने वाला बचने है। की ये बात है, क्या समाजवादी पार्टी में ऐसे विधायक नहीं है जिनको बचने की जरूरत होगी? क्या समाजवादी पार्टी में ऐसे सांसद नहीं है? क्या आरजेडी में ऐसे विधायक नहीं है, ऐसे सांसद नहीं है जिनको बचने की जरूरत होगी? वहां क्यों नहीं बीजेपी कुछ कर पाती है? नहीं, देखिए ऐसा उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी का जिस तरीके का नेटवर्क है, और टूटे 8 विधायक तो उनके भी टूटे ना, मनोज पांडे वगैरह कहां गए ना भाजपा में, और मनोज पांडे के ऊपर के पीछे इंक्वायरी चल रही थी ऐसे अधिक संपत्ति की, तो जाना पड़ा ना उनको। ये तो प्रत्यक्षम के प्रमाण मैं कह रहा हूं ना कि जहां जहां सॉफ्ट टारगेट आपने लिए उनको तोड़ा आपने भाई। आप बाकी जगह नहीं टूटे क्योंकि जो आदमी डेडिकेटेडली ईमानदार है, जिसको मालूम है कि क्योंकि हमारे नवीन जी, ऊपर गोली नहीं उठेगी, आपने वो जो बचा कहा हुआ है। संगठन और स्ट्रक्चर, अगर संगठन और स्ट्रक्चर आपका उस तरीके का स्ट्रांग है, राजस्थान में कई आरोप लगते हैं कि सचिन पायलट विधायकों को लेकर के चले गए थे, आरोप लगते हैं, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। नहीं, ठीक है, इंटरनल देखिए पार्टी कांग्रेस के अंदर 2 धड़े थे, तो वो तो आज भी थे। है, वो तो आज भी आज है, भी हैं, वो आज भी है, बिल्कुल है, ठीक। आज भी है, लेकिन और तोड़ कर्नाटक नहीं में सकी देखा। बीजेपी, लेकिन तोड़ नहीं सकी ना। नहीं तोड़ सकती, कर्नाटक में नहीं हमने देखा। तो वही मैं कह रहा हूं, अलग-अलग अगर कहीं कोई टूटने के लिए अगर मैं टूटने के लिए तैयार नहीं हूं, कोई लाख कोशिश कर ले नहीं तोड़ सकता। या सबसे की मैं वही तो कह रहा हूं कि कमजोर कड़ी कौन सी होगी, जिसने है। करप्शन किया हुआ टूटेगी मोमिता जी वही। एक सेकंड, पहले ये कुशल जी से एक BJP प्रतिक्रिया ले लो, फिर हो आपके गया। पास आ रहा हूं मोमिता जी। कुशल जी बोलिए। देखिए जैसे भाई साहब ने कहा कि टूटने के लिए सब तैयार है, तोड़ने वाला चाहिए। मैं कहता हूँ 15 सालों से लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इनके तानाशाही के खिलाफ लड़े हैं। एक भी कार्यकर्ता टूट करके, जो कार्यकर्ता जो लगातार लड़ रहे थे, उनकी मैं बात नहीं कर रहा, जो तृणमूल से आए भाजपा में, फिर भाजपा से फिर तृणमूल से फिर भाजपा में, जो कार्यकर्ता जिनके वजह से इनका समापन हुआ है और बंगाल में भाजपा की सरकार बनी है, उन कार्यकर्ताओं को पुलिस के द्वारा डंडा पीटा गया, गलत आरोप लगा करके, बेआईनी आरोप लगा करके उन्हें गिरफ्तार किया गया, डराया गया, धमकाया गया, उनके पेट पे लात मारा गया, उनके दुकानों को तोड़ा गया, उनके घरों को लूटा गया। लेकिन ऐसा एक भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता टूट करके तृणमूल कांग्रेस का दामन नहीं थामा, जिसकी वजह से आज बंगाल में भाजपा की सरकार है। हम लोगों के ऊपर, हमारे साथी युवा साथियों के ऊपर में 100-100, 150-150 केसें हैं, 3-3 महीने 4-4 महीना जेल में रहे हैं, लेकिन आज तक टूट नहीं पाए। क्यों? क्योंकि उनके खिलाफ लड़कर के बंगाल में एक राष्ट्रवादी विचारधारा की टूट सरकार वाली लानी पे थी, तो जो ठीक बंगाल है को कुशल सोनार पांडे बंगला जी, बनाए, लेकिन तो एक बंगाल बात का और विकास दुबे जी करे। ने कही, बंगाल में उन्होंने एक बात और कही कि सायुनी घोष जो हैं, उन्होंने इलेक्शन के दौरान क्या क्या बातें नहीं कही हैं। अब लगता है कि वो अगर बीजेपी के समर्थन में आती हैं, बीजेपी में आती हैं, मतलब कभी नहीं। साइनी घोष जैसी सांसद, साइनी घोष जैसे तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। भाजपा के लेकिन 19 में सिग्नेचर उनका भी है, कभी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नहीं 19 में सिग्नेचर उनका भी है। देखिए, आपने तो देखा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने पहले ही स्पष्ट रूप से कह दिया कि तृणमूल कांग्रेस के तोलाबाजों के लिए, घोटालेबाजों के लिए वो डायरेक्ट लोकसभा पहुंच रहे हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर से डायरेक्ट पहुंच रहे हैं ना दिल्ली। देखिए डायरेक्ट पहुंचे, लेकिन बंगाल के लिए जो भी करना होगा प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में ही करना पड़ेगा। प्रदेश अध्यक्ष के बिना बताए हुए, बिना इंक्वायरी किए, बिना बात किए हुए राष्ट्रीय नेतृत्व भी हमारा कुछ निर्णय नहीं लेगा। मुझे अपने राष्ट्रीय नेतृत्व पर पूरा ही भरोसा है कि राष्ट्रीय नेतृत्व भी अगर बंगाल के लिए, तो मतलब न्यूज इंडिया पे ये कंफर्म करते हैं कि सायनी घोष अगर आती है तो उन्हें पार्टी में नहीं लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा पार्टी में। देखिए पहले ही उन लोगों ने क्या किया कि मैं एनडीए को समर्थन कर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मैं, और अगर लिया गया तो फिर झाल मुड़ी सबको खिलानी पड़ेगी। देखिए नहीं लिया, झाल मुड़ी सबको खिलानी पड़ेगी। कुशल जी, तो पार्टी में कभी नहीं लिया जाएगा। नहीं तो ये आप वादा कीजिए कि अगर लिया गया, नहीं लिया गया तो फिर ठीक है, तो फिर मेरी तरफ से झाल मुड़ी, लेकिन अगर लिया गया तो झाल मुड़ी आप खिलाएंगे फिर? देखिए अगर का शब्द ही हटा दीजिए, अगर है ही नहीं।
मैं कह रहा हूँ ना कि इन जैसे लोगों के लिए अगर है ही नहीं। चलिए हमारी कुछ सरकार कुछ है, दिन में कुशल जी 2024 वो भी क्लियर हो जाएगा। जीते थे तो भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शपथ लिए थे। इनके आशीर्वाद से हम दिल्ली में नहीं है। दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस के आशीर्वाद से हम नहीं है कि हमें तृणमूल कांग्रेस के सांसदों की जरूरत पड़ेगी। बंगाल की जनता और देश की जनता जानती है कि 240 के बाद अगली बार 2029 में कैसे में भाजपा को 400 लाना है, 300 पार अब करना। मौमिता जी आप बोलना चाह रही थी, बोलिए। और साथ में सवाल ये भी कि जैसा जो आइडियोलॉजी की बात थी, एक रात में आइडियोलॉजी बदल कैसे जाती है? सवाल ये भी होगा, अगर किसी पार्टी की आइडियोलॉजी है और अगर वो टूट रही है, ठीक है, किसी की नहीं है तब तो ठीक है, वेल एंड गुड, यहां जाए वहां जाए। देखिए, मैं उन लोगों की आइडियोलॉजी के बारे में बात नहीं कर रही हूँ जो अचानक से पावर शिफ्टिंग के लिए भाजपा ज्वाइन करना चाहती है। अगर शाइनी घोष की बात जो अभी हो रही थी, चर्चा हो रही थी उनकी, मैं बताना चाहूंगी, शाइनी घोष जो है उनको भाजपा की आइडियोलॉजी के बारे में कुछ पता नहीं। सबसे भाजपा तो दूर रखिए, उसको तो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के बारे में कुछ पता नहीं है। शी कंटिन्यूअसली इंसल्टेड आवर ओन ट्रेडिशन एंड कल्चर। तो जिस तरीके से शिवलिंग को अपमान किए थे वो हम कभी नहीं भूल सकते हैं। मैं कुछ पहलू में आपके जवाब देना चाहूंगी। मैं सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी, जो भारत सेवाश्रम की जो प्रतिष्ठाता थे स्वामी प्रणवानंद महाराज जी ने, उन्होंने अपने हाथ की जपमाला देकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कहे थे उन्होंने कि मैं जा रहा हूँ, मतलब वो उनके अपने देहांत के पहले उन्होंने कहा था कि मैं तो जा रहा हूँ, ये मेरा जपमाला है, आज से मैं ये तुझे दे रहा हूँ, तू अब बंगाल को संभालना। ये पहला एक पॉइंट है आइडियोलॉजी की बात जब हो रही है। मैं दूसरी बात कहूंगी दीनदयाल उपाध्याय की। आई होप कि यहाँ पे जितने सारे लोग बैठे सबने उनके नाम सुना है। उनका क्या मतलब क्या एम क्या था? इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, फिर अंत्योदय, फिर कल्चरल नेशनलिज्म, स्ट्रॉन्ग एंड आत्मनिर्भर भारत। तो संघ का जो सपना, संघ का जो इंटेंशन, वही लेकर भाजपा आगे, वही आइडियोलॉजी में भाजपा चल रही है। ये तो हम इनकार नहीं कर सकते। तो वो आइडियोलॉजी शुभेंदु अधिकारी में क्या नहीं थी? आप मुझे बताइए जरा। जब बंगाल में इतनी एपिसमेंट पॉलिटिक्स चल रही थी, ममता बनर्जी की सरकार जो चला रही थी, सबसे पहले आपके हिंदुत्व के नारा किसने लगाए थे? शुभेंदु अधिकारी ने। सबसे हिंदुत्व की बात उन्होंने किया था। तो ये आइडियोलॉजी को लेकर आगे चलना नहीं है तो क्या है? ये ना ऐसा तैयार किसी के अंदर, मैं ये नहीं बोल सकती कि आपको ये करना होगा, ये अंदर से आते हैं। जो लोग मतलब पावर के लिए, 2 दिन के पावर के लिए, मुझे पावर चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, मुझे ममता जी ठीक है, हिंदुत्व का नारा बुलंद किया, इसका मतलब ये, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप भी तो लगे थे बीजेपी की तरफ से ही, भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे थे। किसके अगेंस्ट? आप सुनो, आपकी आवाज नहीं। शुभेंदु अधिकारी पे। देखिए, आरोप तो बहुत लोगों के ऊपर लगे थे। आरोप तो इंदिरा गांधी के ऊपर भी तो लगे थे, आरोप तो नेहरू जी के ऊपर भी थे, आरोप तो महात्मा गांधी के ऊपर भी थे। तो वो कुछ आया क्या सामने? कुछ मुद्दे कुछ आए? आप मुझे बताएं जरा। आरोप तो बहुत लोगों के ऊपर थे, आरोप तो बहुत सारे यही तो टीएमसी हालांकि अब बिखरी हो गई, सब कुछ बिखर गया हो, लेकिन उस समय तो यही आरोप। जब आप शुभेंदु अधिकारी जी के आरोप के बारे में मैं और एक चीज आपको बताऊंगी। जो आरोप आप कह रहे हैं वो शायद नारदा स्ट्रिंग ऑपरेशन, जो जहाँ पे वो पैसा लेते हुए सबको दिखा गया था, पर पैसा किसी के उसमें नहीं दिखा गया। आप देखिए उसमें क्या किसका फोटो दिखा गया था? मदन मित्रा, फिरहाद हकीम, शुभेंदु अधिकारी, जो सीनियर लीडर्स थे। मैं आपको आज शो की पहले ही बता दिया था कि आपको याद होगा ना, वो नवोजवान मैं जो कह रही थी, जो न्यू जनरेशन को लेकर अभिषेक बनर्जी ने जो साजिश रची थी पुराने नेता के अगेंस्ट में, उसमें कोई इन्वेस्टर्स का पैसा ऐसा उनके साथ, मतलब एक स्ट्रिंग ऑपरेशन करके उनको फंसाने के लिए। ठीक है ममता जी, अब नवीन जी मैं आपके पास आ रहा हूं। आज देखिए जितने भी नेता हैं, और जैसे ही हार हुई, टीएमसी की हार हुई, हार स्वीकार करने की बजाय ममता बनर्जी ने यह दिखाने की कोशिश की कि नहीं, उन्हें जबरदस्ती हराया गया है, जबकि लोकतंत्र में हार जीत लगी रहती है। आप पार्टी को एकजुट रखने का प्रयास करती, आप सभी विधायकों के साथ बैठक करती, सभी सांसदों के साथ बैठक करती, उसकी बजाय उन्होंने विधायक हैं नहीं उनके सिग्नेचर करवा करके, जिसका अब केस भी चल रहा है, सीआईडी जांच भी कर रही है, जबरदस्ती का सिग्नेचर करवा करके फर्जी और किसी एक को आपने नेता विपक्ष बना दिया। क्या उसकी जरूरत थी? या बेहतर होता कि सभी विधायकों के साथ मिल बैठ करके ऋतव्रत बैनर्जी हों, जिनके पास अभी सबसे ज्यादा विधायक सपोर्ट में हैं, उनको या किसी को और को बनाया जाता तो शायद पार्टी बच पाती। निश्चित तौर पर देखिए अभिषेक जी, ये तो सच्चाई है कि पार्टी की लीडरशिप में कमियां रही,
इसीलिए ये विद्रोह उत्पन्न हुआ। सांसद और विधायक अलग हो रहे हैं। हो सकता है आने वाले समय में जो उनके स्थानीय है, अभी मेयर ने कलकत्ता के इस्तीफा दिया ही है, और भी लोग होंगे जो इस्तीफा देंगे, निश्चित तौर पर देंगे। इसमें कोई मैं गलत नहीं समझता हूँ। ठीक है, एक आक्रोश है, एक असहमति है, तो वो अपना विरोध प्रकट करेंगे, अलग विषय है। मैं एक और विषय कर रहा हूँ। अभी ममता जी जो बोल रही थी कि भाई शुभेंदु अधिकारी पर तो आरोप लगे, मैडम आरोप नहीं लगे हैं। ईडी और सीबीआई की जांच चल रही है, वो जांच ठंडे बस्ते में चली जाती है। ये होता है। हेमंता बिस्वा शर्मा, सुन लीजिए नहीं, सुन लीजिए। अरे भैया, आपको पता सब कुछ है, आप बोलना नहीं, सुन लीजिए मेरी बात। हाँ, बोलिए। हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ 10 पेज की बुकलेट भारतीय जनता पार्टी ने जारी की थी, किसी और नहीं। और प्रधानमंत्री यशस्वी, साथ में लगाऊंगा, नरेंद्र मोदी जी ने शुभेंदु अधिकारी का वीडियो चला के भाषण दिया था। कह दो कि मैं झूठ बोल रहा हूं। अब देश के प्रधानमंत्री अगर झूठ बोल रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी भैया कौन ले लेगा, ये बता दीजिए मुझे। मैं तो नहीं लूंगा। ठीक है, वो चीजें ठीक है। मैं धीरे धीरे क्लोजिंग की तरफ बढ़ा, मैं वहीं पे आना चाहूंगा। मोदी जी का बयान है, मोदी जी का बयान है। क्या टीएमसी को बचाने के लिए ममता बनर्जी के प्रयास भी आज फीके नजर आ रहे हैं, कमजोर नजर आ रहे हैं? क्या जो विलय की बात कांग्रेस से हो रही है, अब ममता बनर्जी ने भी ये चीज स्वीकार अंदर खाने कर लिया, अंदर मन से कर लिया है कि इसके अलावा अब कोई दूसरा विकल्प नहीं है? नहीं, निश्चित तौर पर बिल्कुल। देखिए, ऐसा है, ममता बनर्जी के लिए एकमात्र विकल्प जो दिख रहा वो यही दिख रहा है कि अगर वो समय रहते, मैं बड़ी बात बोल रहा हूँ, समय रहते कांग्रेस के साथ विलय कर लेती तो संभवतः स्थितियां कुछ और बन सकती। चलिए देखिए, ये स्थिति आगे बनती है या नहीं, देखना अहम होगा। वक्त मेरे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अब देखना अहम होगा कि भतीजे को चुनती हैं या नेता को। दीदी के पास विकल्प दोनों खुले हैं, एक तीसरा भी विकल्प है कांग्रेस में विलय का। क्या वो होगा, वक्त बताएगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। इतना एरोगेंट किसी को सब कुछ के लिए अभिषेक को दोषी करना ठीक नहीं है, क्योंकि जो लोग ये सब बोल रहे हैं, ये लोग अभिषेक का जय कहते थे पहले। आज जो पार्टी का हालत है, इसका जिम्मेदार 100% अभिषेक बनर्जी है। आप सिर्फ क्यों अभिषेक को पकड़ते हैं? एक छोटे से छोटे नेता